इसमें हम लोग को क्या लिखना है देखिएगा, स्वर है ना, स्वर। तो स्वर में हम क्या क्या लिखेंगे, स्वर में हम क्या क्या लिखेंगे, स्वर में एक तो हम लिखेंगे ये स्वतंत्र होता है ना, देखो हम नोट कर रहे हैं, स्वतंत्र होता है। दूसरा टॉपिक इसका क्या है, निर्बाध है, निर्बाध है, ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो एक तो निर्बाध हो गया और ये स्वतंत्र होता है। संख्या अगर पूछो तो हम 11 रख देंगे, कोई दिक्कत। इतना प्रकार की बात करते हैं, इसमें लिखना नहीं पड़ेगा ना कि वैसा स्वर या हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण किसी के बिना होता है या जो स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है ना, तो किसी के सहयोग के बिना, किसी के सहयोग के बिना। आपको शॉर्ट इतना ही बनाना, नोट जो बनाना शॉर्ट बनाना होता है, देखिए हम रिवाइज कर सके। अब जब भी आप पढ़ेंगे ना दिखेगा स्वतंत्र, इसका मतलब क्या, वो हिंदी वर्णमाला का वैसा वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं। याद आ गया। देखो एक्सप्लेन तो हम पहले से कर लिए, कहानी पूरा समझ आएगी, नोट में बस इतना देख के हमको समझ आ जाएगा। बिलीव मानो मेरा, बिलीव मानो। निर्बाध होगा तो समझ में आएगा कि हाँ, जो वैसे जिसका अंदर से जब उच्चारण करते हैं तो कोई घर्षण मतलब कहीं रुकावट नहीं होती है, निर्बाध होता है, किसी के सहयोग के बिना बोले जाते हैं। और प्रकार में हमने क्या लिख दिया है, 6। इसके प्रकार कितने हैं, 6। अब 6 में हमको देखना है कि जो स्वर हैं, स्वर के प्रकार 6 हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, स्वर के प्रकार। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर को 6 प्रकार से बांटा जाता है। अब पहला आधार क्या है, ये तो 6 हम देख लिए ना। अब प्रकार टॉपिक देंगे और पहला आधार लिखेंगे। उच्चारण में लगने वाला या लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, उच्चारण काल। उच्चारण काल के आधार पर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मात्रा काल, है ना, के आधार पर। अब ध्यान से देखना, ये जो है ना के आधार, वो सब में लगेगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। तो ये तीनों हो जाएगा। अगर कोई पूछता है कि मात्रा काल के आधार पर स्वर का प्रकार बताइए, तो हमको उसमें बताना है। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, क हम लेते हैं, फिर इसमें कौन रखेंगे, मूल स्वर, मूल स्वर। अच्छा, मूल हटा के लास्ट में लगा देंगे। और इसमें हम और लिख देते हैं ह्रस्व, ह्रस्व हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे, मौलिक। और बताओ, मूल, मूल, ह्रस्व, मौलिक और लघु, लघु स्वर इसको बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहां पे ये बूंदा दे दो विसर्ग जैसा, उसमें लिखना क्या है, इसमें वैसा स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा, है ना। और ब्रैकेट में लिख दो कम से कम समय लगता है, इससे कम कोई वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता, कम से कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, कम से कम समय लगता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मूल स्वर, ह्रस्व, मौलिक, लघु, एकमात्रिक स्वर बोलते हैं। और एकमात्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक मात्रा का समय लग रहा है। होते कितना है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। और 4 में कौन कौन है, अ, छोटी छोटी ऊ और री, ये हो गए 4। अब ये जो हमने परिभाषा लिखा है 1 नंबर में, क में, ये परिभाषा, ये एक ही परिभाषा से हम आगे के जो 2 होंगे वो हम कर पाएंगे। तो हम अगला जो परिभाषा होगा हम पूरा नहीं भी लिखें तो चलेगा। प्रकार में क्या होगा, दीर्घ, गुरु, बड़ा। और इसी को क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक हो गए। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मात्रा का समय लगता है, 2
मात्रा का समय, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मूल स्वर से दो गुना समय। अब हम अगला जो होगा ना, देखो पहला पे ही हम सोच लेंगे इसको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम यहां लिखे हैं, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, और जब हम ख पे आएंगे, जब देखेंगे 2 मात्रा का समय लगता है, तो मेरे माइंड में घूम जाएगा कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। या फिर अब यहां देखेंगे तो मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी वैसा स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब पता चल जाएगा हमें। तो एक चीज यहां लिखना है, बाकी इसको शॉर्ट कर देना है। इसमें हम संख्या कितना लेते हैं, संख्या कितना, अब संख्या लिखना है तो संख्या ऊपर ऐसा लिख दो, इनकी संख्या 4 है ना, इनकी संख्या 7 है। अब कौन कौन है जो शेष बच गए 11 में से, तो आ हो जाएंगे पहला, बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाए। एक तो ये हो गए 4, और क्या क्या है, ए ओ और औ। देखो अभी हम यहां ना दीर्घ स्वर, जब इसको हम बोल रहे हैं तो यहां सातों रख रहे हैं, लेकिन जब हम इसी को उत्पत्ति के आधार पे जाएंगे ना, तो ये 3 का उत्पत्ति अलग आधार पे हुआ है और ये 4 का उत्पत्ति अलग आधार पे हुआ है। तो यहां हम उसको जब उत्पत्ति में देखेंगे तो फिर इसको अलग आधार पे बांटेंगे। पर अभी जब हम उच्चारण काल के आधार पे देख रहे हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है कि इन सातों के उच्चारण करने में हमको इनसे 2 गुना समय लगता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी पहले इस तरह से बांटेंगे। ख में हम क्या देखेंगे, प्लुप्त स्वर। इसका क्या है, 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय है ना। इसमें लिख लेने पहले त्रिमात्रिक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं इसमें, मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है। और इसमें कौन कौन होंगे, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, इनमें संख्या है क्या, इनमें संख्या नहीं है। जब हम नाम पुकारते हैं किसी का, तो इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कर देंगे ऐसे, ये देखो अभी हम 3 लगा दिया। 3 लगाना जरूर नहीं, एक भी लगाएंगे तो समझा जाएगा। और ये 3 लग गया तो बहुत, क्योंकि ये दर्शाएगा 3 मात्रा, एक ही 3 मात्रा दर्शाता है। जैसे हमने अगर कह दिया राधा, तो ये हो गया त्रिमात्रिक वाला। और एस 5 जैसा लगा देंगे, एस जैसा, तो माना जाएगा और खींचना इसको, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हिंदी के 3 जैसा भी, 3 लगाते हैं। तो अब ये दोनों एस जैसा लगाओ या हिंदी के 3 जैसा लगाओ, दोनों का अर्थ सेम ही है, मतलब लगाते हैं ऐसा, तो उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसमें और नोट में हम यहां क्या लिख सकते हैं, किसी को पुकारते समय इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और दूसरी बात, संस्कृत भाषा में इसका अधिक प्रयोग होता है या खूब प्रयोग होता है ना। तो ये बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है। इतनी सारी बातें आपको स्वर के पहले प्रकार में रखना है। अभी हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, 6 प्रकार है ना, तो दूसरा प्रकार पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। तो आप इसको पहले से जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। तो हम लोग ये बोल रहे थे, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर भी बोलते हैं कि हम तुक्के से कर लिए, तो बात से तो वही लगता है उनके कि हाँ वो फूलों में या उनका जो ऐसा माहौल था उस आधार पे वो आगे बढ़ गए। नहीं तो फिर उस तरह से नहीं लगता कि वो बहुत कुछ सोच के ऐसी प्लान बना के कुछ किए हैं, है ना। जैसे उनकी बातों से जहां तक लगता है, हम जो फील किए हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दूसरा प्रकार क्या है, हम लोग का दूसरा प्रकार है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति या होठों के प्रकार के, होठों के प्रयोग के आधार पर, है ना। दूसरा टॉपिक क्या है हम लोग का, हम लोग अभी
जो स्वर है, स्वर का प्रकार देख रहे हैं, तो दूसरा प्रकार है ओष्ठाकृति या ओठों के प्रकार के आधार पर। और इसमें कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। इसमें कितने प्रकार है? 2 प्रकार। और ये 2 प्रकार जो हैं, इस 2 प्रकार में एक दिखेगा आपको वृत्ताकार, वृत्ताकार, और दूसरा क्या है? अवृत्ताकार। इसी को हम बोलते हैं वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। इसको बोलते हैं आवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी नहीं, आवृत्तमुखी। ठीक है, ध्यान देना है आपको क्या कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ओठों की जो आकृति है वो गोल हो जाता है, वृत्त की तरह हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वृत्तमुखी या वृत्ताकार। इसमें 4 आते हैं। जिसे आपको क्या लगता है? अ रखेंगे, अ नहीं, गोल नहीं बनता है। लेकिन अगर बोल रहे हैं उ, औ, ओ, तो ये 4 आपको रखना है, छोटा उ, बड़ा उ, ओ और औ। ये जो 4 हैं ये निश्चित ही वृत्तमुखी या वृत्ताकार हैं। और जो शेष बच गए, क्या क्या बच गए? अ, आ, उसके बाद छोटी बड़ी री, ए, ऐ। ये कितना है? 7। और ये कितना है? 4। तो ये चारों को हम बोलेंगे वृत्तमुखी, इसको बोलेंगे आवृत्तमुखी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी कितने स्वर हैं? 4। और आवृत्तमुखी कितने स्वर है? 7। इनके उच्चारण में जो मुख का आकार है वो वृत्त के समान नहीं होता, और इनके उच्चारण में मुख का आकार कैसा हो जाता है? वृत्त के समान हो जाता है ना? ओष्ठ का आकार है ना, वृत्त के समान हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, इसको नोट कर लीजिए। खत्म, मिटाएं? अब तीसरा पढ़ना है ना। तीसरा हम लोग ले रहे हैं जन्म या उत्पत्ति के आधार पर, जन्म या उत्पत्ति के आधार पर, जन्म या उत्पत्ति के आधार पर। इसमें आपको क्या रखना है कि जन्म उसका कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो इसमें आपको पहला मिलेगा मूल स्वर या मौलिक स्वर या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, सॉरी लघु स्वर, इसी को बोल रहे ना, मूल स्वर पहले पढ़े थे। तो वो 4 हैं यहाँ उत्पत्ति के आधार पर, मूल स्वर या मौलिक स्वर इसको बोलते हैं, ये 4 है। और एक और हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ स्वर, पढ़ा था, बोलो दीर्घ। तो दीर्घ इसको नहीं कहा कर, इसको हम संधि स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जन्म या उत्पत्ति के आधार पर थोड़ा हमें अंतर करना होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अंतर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां मूल स्वर तो कहते हैं, पर ये दीर्घ स्वर ना कहा के हम यहां क्या कह देते हैं? संधि स्वर। लेकिन है यह दीर्घ ही, बड़ा कहो, गुरु स्वर कहो, एक ही बात है, लेकिन इसका दूसरा नाम हमने क्या रख दिया है? संधि स्वर। ठीक है, और संधि स्वर को हम 2 भागों में बांटते हैं, और इसमें 2 भाग में जो इसका है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक कौन है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। आप ये पढ़े हैं ना संयुक्त व्यंजन, तो यहां संयुक्त स्वर है, और ये उत्पत्ति के आधार पे है ना। जब हम वर्ण और अक्षर में अंतर पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख रहे थे, वर्ण विस्तार पढ़ रहे थे ना, जिसमें उत्पत्ति के आधार पे कक्षा त्रज्ञ को हम लोग बोले थे हलंत लगाइए, हैं उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि हम उसको तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां देखिए उत्पत्ति जो हुआ है ये 4 गो, 4 कौन कौन है? ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 हैं। और इनका उत्पत्ति कैसे हुआ है? अ और ई के मिलने से। और ये कैसे में हुआ है? अ और ए के मिलने से। और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? अ और किसके मिलने से? उ के मिलने से। और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है? अ और ओ के मिलने से। तो देखिए संयुक्त स्वर में हमने स्वतंत्र रूप से दे दिया है, ये चारों का
जो स्थान है स्वतंत्र रूप से हमने दे दिया है, लेकिन जब संयुक्त व्यंजन आता है तो हम उसको कहते हैं कि नहीं इसको तोड़िए पूरा। लेकिन जब वर्ण विस्तार हम करते हैं जहां ए रहता है वो ए ही देते हैं, अ और ई नहीं लिखते हैं। तो ये दुविधा जो नेचर है, दो प्रकार की, इसमें दो दृष्टि से देखना, संयुक्त स्वर के लिए अलग सोचना और संयुक्त व्यंजन के अलग सोचना, ये गलत है। तो जब हम वर्ण विस्तार करेंगे तो अगर ऐसा लिखा है राकेश, है ना, तो क्या करेंगे, र और आ हल दे देंगे, यहां पर क हल और ए दे देंगे। यहाँ एकले के लिए ए देते हैं कि नहीं, ये पर यहां तो हम ये नहीं लिखते ना अ प्लस ई। लेकिन जब अक्षर का अगर हमको तोड़ना है, अक्षर, तो जब ऐसा करना होता है तो हम अ कर देते हैं, और कक्षा के लिए क्या कर देते हैं, क हल देते हैं, फिर तालाब ये पेट काटा वाला सा, और फिर अ देते हैं, और फिर र हल अ देते हैं। बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसकी उत्पत्ति के आधार पर क्यों कर रहे हैं, कक्षा हल क्यों नहीं दे सकते। तो आधुनिक समय में ये कहा जा रहा है और इसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, ये तोड़कर नहीं लिखा जा रहा। क्यों? क्योंकि संयुक्त स्वर में हम नहीं तोड़ते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन में हम तोड़ देते हैं। तो ऑप्शन के आधार पर हमें टिक करना होगा, ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, अगर लिखने की जरूरत होगी तो हम ऐसा लिखेंगे, कोई दिक्कत है इसमें। तो मूल स्वर में तो वो जो पहले हम 4 पढ़ चुके हैं, अ, छोटी ई, उ और री, ये क्या है, मूल स्वर है। और शेष जो यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 7। तो शेष यहाँ आपको ध्यान देना है कि 7 जो है वो संधि स्वर है, ये 4 रहेगा। यहाँ 7 जो है संधि स्वर है, इसको दीर्घ या बड़ा बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम संधि अलग से नाम दिया जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ये 4 है ना, 4। और मूल दीर्घ स्वर में क्या आता है, आ, बड़ी ई और बड़ा उ। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ है, अ और अ के मिलने से, सेम है। देखो इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, छोटा ई और छोटा ई के मिलने से। इसका उत्पत्ति छोटा उ और छोटा उ के मिलने से हुआ है। मतलब इसका अगर परिभाषा देना है मूल दीर्घ स्वर का, तो वैसा स्वर जो या जिनकी उत्पत्ति समान जो स्वर हैं या किसी स्वर के मूल स्वर के स्वतः मिलने से होता है। इसमें मूल स्वर जो है ना, अ है, ई है, उ है, ये मूल स्वर है। और मूल स्वर खुद से मिल रहे हैं, अ से ही मिल रहा है, तो इसकी उत्पत्ति हो रहा है, तो इसको दीर्घ स्वर बोल रहे हैं, है ना, मूल दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर में क्या हो रहा है, संयुक्त स्वर में क्या हो रहा है कि एक स्वर मूल स्वर किसी दूसरे से मिल रहा है ना। मूल से ही मिले, यहाँ मूल से ही मिला है, लेकिन खुद से स्वयं से नहीं मिला है, वो किसी दूसरे मूल्य से मिला है। तो इसका उत्पत्ति का आधार कुछ अलग है और इसको उत्पत्ति का आधार कुछ अलग है। इसमें मूल स्वर स्वयं से ही मिला है, तब इसकी उत्पत्ति हुआ है। और इसमें मूल स्वर किसी अन्य से मिला है, किसी अन्य स्वर से मिला है, तो इसकी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 4। और संयुक्त व्यंजन भी हम लोग आगे पढ़े थे, तो संयुक्त व्यंजन कितना है, 4। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है और मूल दीर्घ स्वर ऐसे हुई है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 3। संधि स्वर कितने हैं, तो 7। और इसीलिए ये जो 7 हैं और इनका नाम संधि, दीर्घ, बड़ा, गुरु भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने हैं, तो पहले 3 खोजना है, 3 मिला बढ़िया, नहीं तो ऑप्शन ही दिया है 4, 5, 6, 7, 3 दिखा ही नहीं, तो हम सीधा कहेंगे दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे, पहले वाला ऑप्शन के आधार पर। पहला जो प्रकार पढ़े थे हम उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर, तो उसमें 7 था, तो उस आधार पे मार देंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस आधार पर 3 हो जा रहा है, और यहाँ संयुक्त स्वर 4 हो जा रहे हैं, असंधि स्वर 7 हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको किस आधार पर हमने देखा, उत्पत्ति के आधार पर। एक अगला प्रकार है, 4 नंबर में हम इसको लिख रहे हैं, जाति के आधार पर। और इस जाति के आधार पर कितना है, 2, सजातीय और एक क्या है, विजातीय। इसको स्वर्ण भी बोलते हैं, स्वर्ण। इसको क्या होता है, अस्वर्ण, अस्वर्ण भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वैसा स्वर जिसका उच्चारण ढंग
या उच्चारण प्रयत्न समान होता है, बस उसमें मात्रा का अलग अलग होता है। मतलब जब उसका उच्चारण करते हैं तो अलग अलग मात्रा का प्रयोग होता है, अलग अलग समय लग जाते हैं। तो वैसा स्वर जिसका उच्चारण काल या उच्चारण ढंग, उच्चारण तरीका, फिर से देखते हैं, वैसा स्वर जिसके उच्चारण ढंग या उच्चारण तरीका समान होता है। उच्चारण में मात्रा अलग अलग लगता है तो इसको हम बोलते हैं सजातीय स्वर्ण। इसमें क्या लिखेंगे, वैसा स्वर्ण जिसका उच्चारण ढंग या उच्चारण तरीका, उच्चारण का तरीका है, हाँ, इस स्वर्ण ऐसे ही लिखना है और अस्वर्ण ऐसे ही लिखना है, ठीक, वो आधा सौ वाला नहीं, ये पूरा ऐसे ही लिखना है। तो उच्चारण ढंग या उच्चारण का तरीका जो है वो समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय। मात्रा का अंतर आता है, जैसे अ और आ, ये सजातीय है। जैसे देखो तरीका एकदम एक ही है, आ ई ई, बस थोड़ा सा समय ज्यादा लगा देना है। तो यहां अगर आपको पूछा जाए सजातीय सजातीय वर्ण, तो हम आ, छोटी ई और छोटी और बड़ी उ और उ, ये तीन हो गए कि नहीं। तो ये सजातीय स्वर इनको संज्ञा प्राप्त है। अगर मान लो ऐसा ऑप्शन बनाया है, निम्न में सजातीय स्वर्ण है, निम्न में सजातीय स्वर्ण है, और ऑप्शन बना दिया आ ए ई, है ना, और अब मान लो और ई कर दिया ऐसा, तो हमको क्या करना होगा, ये सजातीय स्वर्ण है। क्योंकि सजातीय स्वर्ण का हमने क्या परिभाषा पढ़ा, वैसा स्वर्ण जिसके उच्चारण में या उच्चारण का तरीका या उच्चारण ढंग एक जैसा होता है, उसमें बस उच्चारण करते समय हमें मात्रा का अंतर आता है, आ ई उ। तो इसको बोलेंगे सजातीय। और बी जातीय क्या है, यहां है देखो, ये बी जातीय है कि नहीं, ई से मिल रहा है तो ये बीजातीय है। तो बीजातीय का अगर हमको बनाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अ से नहीं मिलेगा, आ से नहीं मिलेगा, किसी और चीज से मिलेगा, तो इसको ई से मिला दो। अब हम देखो उच्चारण ढंग अलग 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 हो जाएगा, ई उ। अगर अ के साथ उ कर देंगे तो उच्चारण ढंग चेंज होगा। इसमें तो बहुत बना सकते हैं बीजातीय में, है कि नहीं। अ को औ से मिला दो या ओ से मिला दो, ओ, तो तरीका भी चेंज हो जाएगा, समय भी अलग लगेगा, तो इसको हम विजातीय बोल रहे हैं। तो यहां जितना है सब के सब क्या है, ये वाला पेयर अगर हम बना दे तो ये विजातीय हो जाएंगे, है ना। और यहां जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, और आ एक साथ कर देंगे, ई और ई कर देंगे, उ और उ कर देंगे। देखो ये दोनों अलग हैं और ये कंप्लीटली अलग है। ये चौथा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार। हम बस यहां से एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो बन रहा है वो कैसे बना है, और ई के मिलने से बनना है। अगर पेयर हम बना दें, अब पेयर देखो यहाँ प्लस में है, हमको यहाँ पेयर बनाना है तो क्या किए हैं, प्लस नहीं करके माइनस, मतलब पेयर बना रहे कि ये और ये, है ना। जैसे आप देखते हो अगर रहता है माता पिता लिखना हो तो क्या लिखते हैं, माता और पिता, तो योजक चिन्ह ये होता है, क्या होता है, योजक चिन्ह। मतलब माता और पिता जो हैं ये और का संकेत देता है। तो और ये जो है, ये दोनों को अगर एक साथ पूछा जाए तो ये विजातीय स्वर्ण या अस्वर्ण कहलाएंगे, या विजातीय स्वर कहलाएंगे। समझ में आया। तो हम बांट रहे हैं किसी स्वर को, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने बांट दिया, क्या बांटा, मूल स्वर और संधि स्वर, सजातीय और विजातीय। तो ये दो प्रकार ये हो गए, और शेष आगे हम पढ़ चुके हैं, दो और है, क्योंकि स्वर को बांटे थे कितने प्रकार से हैं, 6 प्रकार से। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ये परिभाषा ध्यान रखना है। उच्चारण ढंग या उच्चारण का तरीका समान होता है, उच्चारण प्रयत्न लिख देते हैं, प्रयत्न समान होता है, प्रयत्न समान होता है। अंतर किस चीज का आता है, उच्चारण में मात्रा का अंतर होता है, अंतर होता है। ये एक मात्रिक है, ये दुई मात्रिक है कि ना। स्टॉप कर दीजिए।
और शेष कितना आधार बच गया है? 2। अगला आधार हम लोग का क्या है? 5वां में एक है जिह्वा के आधार पर, है ना। अगला है 5वां आधार जिह्वा के आधार पर, या इसी को बोलते हैं जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक। और छठा हम लोग का क्या है? छठा पढ़ेंगे मुख विवर, मुख विवर या प्रयत्न। ठीक है, मुख विवर, या इसी को होता है मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने जो स्वर का प्रकार है उसमें 6 है। 6 में से शेष हमारा कितना बच गया है? 2। जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर और मुख विवर प्रयत्न या मुख खुलने के आधार पर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसमें मुख कितना खुल रहा है, तो एक के आधार ये हो गया। और यहां आधार ये है कि हम कोई चीज बोल रहे हैं तो जीभ का अग्र वाला भाग काम कर रहा है, यहां वाला, कि मध्य का काम कर रहा है, कि पश्च का काम कर रहा है। तो अगर अग्र का काम करेगा तो अग्र स्वर बोल देंगे, मध्य का काम करेगा तो मध्य स्वर बोल देंगे, अब पश्च का काम करेगा तो पश्च स्वर बोल देंगे। बोलो हाँ है ना। तो ये जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगर मध्य की बात करोगे तो इसमें अ आता है, अ। गूंगा व्यक्ति भी बोल दे, अ बोलते हैं ना तो जीभ स्थिर रहता है, बीच में थोड़ा सा कंपन होता है, अ। नहीं जीभ का हम अगला भाग यूज करते हैं, नहीं पिछला, बीच का यूज करते हैं, मध्य का, अ। सबसे आसान है अ। ठीक है, तो मध्य स्वर, अ को कौन सा स्वर बोलेंगे? मध्य स्वर। अ को कौन सा स्वर बोलेंगे? मध्य स्वर। इस आधार पर अब पहला आधार हम लोग क्या पढ़े थे? उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर। तो अ को कौन सा स्वर बोलेंगे? मूल स्वर। बोलो है ना। इसी तरह से हम लोग देखो 6 आधार में ना अ का 6 नाम हो जाएगा, कि अ को मूल स्वर बोलेंगे, अ को मध्य स्वर बोलेंगे। तो ये 6 प्रकार हैं, तो 6 प्रकार पर अ को हम कहेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, तो अ को क्या बोलेंगे? मध्य स्वर। जीभ के अगला भाग से क्या बोला जाता है बताओ? जीभ के अगला भाग से क्या बोला जाता है? ई। ई बोला जाता है, ई। तो छोटी ई, अगर ई बोला जाएगा तो छोटी और बड़ी दोनों आ जाएगा। ए कहां से बोलते? ए। जीभ बाहर थोड़ा सा आता है ना, ए। तो ए है, ए। और ए के बाद ए होता है ना, ऐसे ए, ए। अब देखो यहां 4 है, एक और है इसमें, आपको बताना है। एक और है, एक और है, तो इसमें एक और में है री। अगर री का उच्चारण करना है, री, 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 तो ये ऊपर पहला ही बोला जाता, जब बोलोगे ना री तो ये यूज हो रहा पहले वाला, री, 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 है ना। तो यहां पे क्या आ गया? री। अब ध्यान से देखो, जब इसको याद करना है ना तो बस कुछ ही याद करना है। 11 को तो टोटल है, 5 को यहां हो गया, 1 को यहां हो गया। अब बच गएंगे वो 5 को पश्चिम में चला जाएंगे। तो हम ना थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे कि उच्चारण कैसे हुआ है तो पता चल जाएगा। पहला तो हमने देखा मध्य में अ, थोड़ा फील करना है, अ तो बीच से है। अग्र की बात करो तो आप लोगों ने खुद ही बोला ई, 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 ए, री, आगे से बोल रहे हैं, तो ये अग्र भाग से है। तो जीभ के अग्र भाग वाला है तो इसलिए अग्र स्वर बोलेंगे। और शेष जो बच जाएगा वो हम यहां कह देंगे आ। ठीक है, ओ, औ, और कौन कौन बच जाएंगे बोलो? ऊ और फिर बड़ा ऊ। अब कहोगे कि ये तो लग रहा है कि आगे ऊ, तो देखो ओठ बाहर आ रहा है, ओष्ठ हमारा बाहर आ रहा है, लेकिन जीभ का जो प्रयोग हो रहा है वो पीछे से ही है। ऊ लग रहा है इधर नीचे, है ना। ऊ बोल के देखो, ओ, तो ये ओठ ओष्ठ जो है वो गोल हो जा रहे हैं, लेकिन उच्चारण कहां से हो रहा है? जीभ कहां प्रयोग हो रहा है? पहले वाला प्रयोग नहीं हो रहा, अंदर से हो रहा है, पश्चिम भाग। तो आपको ध्यान रखना है, जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर को हम बांटते हैं 3 प्रकार से: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आएगा? छोटी, बड़ी, ए, री, ये 5 हो गए।
मध्य में अ आएगा और पश्चिम में ये 5 आ जाएंगे। कोई दिक्कत अगर बोल रहे हैं ग्रुप लिखे है? अगर बोल रहे हैं ग्रुप लिखे हैं अग्रस्वर, ठीक है, अग्रस्वर, सॉरी अग्र यहां लिखना, अग्रस्वर। और यहां आते हैं मुख विवर या मुख प्रयत्न के आधार पर। तो मुख विवर या मुख प्रयत्न जो है यहां पे 4 हैं, यहां पे 4 हैं। पहला लिखते हैं विवरत और अगला लिखते हैं अर्ध विवरत, अर्ध विवरत। उसके बाद है संवरत, भी इसको बोलते हैं या संवरित बोलते हैं, संवरित, और बोलते हैं अर्ध संवरित, अर्ध संवरित। अब कहिएगा ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, मुख खुलने के आधार पर अगर हम ये जो 11 स्वर हैं इनको बोल रहे हैं तो किसको बोलने में मुख कैसा खुल रहा है, पूरा खुल रहा है कि आधा खुल रहा है कि बहुत कम खुल रहा है। मनीष जी अब सोच रहा होगा कि नहीं खुल रहा, नहीं खुलेगा तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। खुलेगा लेकिन थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। अब जैसे देखो ये ग्लास है, ये तो गिर जाएगा ना, ऐसा ग्लास होता है। मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, बोलो कोई दिक्कत? तो हम इसको क्या कहेंगे? आधा ग्लास भरा है। तो आधा ग्लास भरा है तो क्या मतलब है? नीचे देख रहे हैं। कहेंगे आधा ग्लास खाली है तो हम ऊपर देख रहे हैं। तो आधा भरा और आधा खाली का मतलब बराबर नहीं हो, ये ऐसे तो देखने में बराबर है लेकिन बात ऊपर की हो रही है नीचे की हो रही है। इसी तरह से यहां होगा, विवरत में होगा क्या कि मुख पूरा पूरा खुला रहता है, मुख जो है पूरा खुला रहता है। अर्ध विवरत में क्या? आधा खुला रहता है। संवृत में क्या होगा? मुख लगभग बंद रहता है। और इसमें रहता है मुख एकदम न के बराबर खुलता है। इसमें किसी में नहीं है कि मुख खुलता ही नहीं, खुलेगा नहीं तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इसमें हमने क्या कहा? मुख पूरा खुलता है, पूरा खुलता है। मुख कैसा खुलता है? पूरा खुलता है। इसमें क्या होगा? आधा खुलता है, आधा। इसमें क्या है? लगभग, लगभग बंद रहता है। मतलब ऐसा समझो कि बंद ही है, बंद रहेगा तो निकलेगा ना, थोड़ा सा खुलेगा। और इसमें क्या है? न के बराबर, न के बराबर खुलता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में मूल स्वर पूछते हैं, है ना, वहां से आते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लेकिन कंपटीशन वगैरह में यहां से क्वेश्चन खूब पूछते हैं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है। तो अब विवरत में होगा पूरा खुलता है। तो ऐसा क्या बोले कि जो मुख है वो पूरा खुलेगा? तो सही बात है। आ के अलावा कुछ और दिख रहा है तुम्हें? आ एक ही है यहाँ, आ बोलना है तो पूरा मुंह खुल गया। अब इससे थोड़ा कम खुलने वाला सोचो, तो हम यहां और रख देंगे ओ। इसमें क्या है? आधा खुल रहा है, इसमें तो आ हो जा, आ, है ना। इसमें थोड़ा कम खुल रहा है, तो इसको ध्यान रखना है और मिस्टेक नहीं हो, सिली मिस्टेक से बचना है। तो अ, ए और ओ, अ, ए और ओ, ये 3 हो गए यहां पर। और लगभग बंद रहने वाला उच्चारण करो। ई के बारे में क्या ख्याल है? तो ई के बारे में क्या ख्याल है? तो ई पूरा बंद होता है, मतलब लगभग बंद हो जाता है। तो ई, दोनों ई में ऊ सोचो, ऊ, तो यहां ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और फिर री हो जाता है। शेष क्या बच गया? सोच के देखो, शेष क्या बच गया? है ना। औ कहाँ आएगा? औ इसमें है ना, ओ यहाँ है। देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक वाला है, इसलिए मैंने स्टडी मटेरियल से भी देख लिया, एक बार मिला लेता हूं, बढ़िया है। तो आते हैं यहां पर, फिर से एक बार समझते हैं। मुख विवर, मुख प्रयत्न या मुख खुलने के आधार पर स्वर को हम 4 प्रकार से बांटते हैं: विवरत, अर्ध विवरत, संवरत और अर्ध संवरत। विवरत में क्या होगा? मुख पूरा खुलेगा, आ बस, आ के अलावा कोई नहीं, एक वो इसमें है। विवरत स्वर कितने हैं? 1। अर्ध विवरत में है 3। अर्ध विवरत में कितने हैं? 3। और संवरत में कितने हैं? 5। और यहां पे है अर्ध संवरत में कितना है? 2। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मुख आधा खुलेगा। तो अ, ए, औ, यहां लगभग बंद रहता है, ई, ऊ, री,
ये रहेगा यहाँ पे। और अर्ध समवर्त में क्या होगा, न के बराबर खुलता है ए और ओ। तो इसको ध्यान रखना, आपको थोड़ा नोट कर लेना है। और उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा क्या है, स्वर के प्रकार। अगले में देखेंगे व्यंजन और व्यंजन के प्रकार। थोड़ा नोट कीजिए।